हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले इस ग्राम में विराजमान समस्त प्रेम शक्तियों को मेरा सादर सेवा जोहार। और जिस सूर्य का उदय 14 जनवरी 1942 में तानाखार छत्तीसगढ़ से हुआ और आकस्मिक 28 अक्टूबर 2020 को हमेशा हमेशा के लिए जिसका अस्त हो गया, उस महामानव को सबसे पहले मैं सादर सेवा जोहार करूंगा। और गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय मरावी के 166वां बलिदान दिवस के अवसर पर उपस्थित मंच पर मंचासीन सम्मान के प्रतीक आज के इस कार्यक्रम के आकर्षक परम सम्माननीय हमारे प्रेम साय मरावी जी, क्योंकि गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के ये एक बहुत बड़े किरदार है, जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस आंदोलन में, इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने का। उस स्वर लहरी सम्मानित प्रेम साय मरावी जी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये तासीर जो है अभी आप लोगों को गाना सुनने का है, इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, इस देश में सबसे ज्यादा संघर्ष, शहादत, कुर्बानी और बलिदान देने वाले अगर लोग हैं तो वो है हमारा आदिवासी कौम। सबसे ज्यादा, चाहे तो देश की स्वतंत्रता की बात हो, इस देश की लड़ाई की बात हो, इस देश की लड़ाई की बात हो, इस देश की लड़ाई में आपके सामने ये जो मिसाल है जिसके कारण आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे गोंडवाना के अंतिम शासक राजा शंकर साय रघुनाथ साय, ये उसी की शहादत दिवस में आप लोग उन्हें देवांजलि अर्पित करने आए हैं। तो सबसे ज्यादा जो शहादत दिया है इस देश की आजादी में, चाहे वो हक अधिकारों की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, सबसे ज्यादा अगर संघर्ष किया है तो हमारे आदिवासी राजाओं ने इस देश में राज किया है। लेकिन इस देश की लड़ाई में लाखों आदिवासियों ने अपने खून की नदियां बहाई, शहादत दिया, कुर्बानी दी, लेकिन इसके बदले में इन आदिवासियों को क्या मिला, इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। साथियों, बहुत सारे आदिवासी आंदोलन चले, 1884-85 से लेकर 1829 तक बहुत सारे आदिवासी आंदोलन चले इस देश में। आदिवासी आंदोलन और गोंडवाना आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों में अंतर है। आदिवासी आंदोलन 1784-85 से 1829 तक, 1857 की क्रांति में भी हमारी अहम भूमिका थी, लेकिन गोंडवाना आंदोलन 1990-92 के आसपास से चला। लेकिन इन दोनों आंदोलनों में अंतर है। आदिवासी आंदोलन जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है, इस देश में रहने वाले लोगों को रहने के लिए लड़ता है। लेकिन गोंडवाना आंदोलन, उसके नाम से पता चलता है कि गोंडवाना आंदोलन किस लिए लड़ता है। गोंडवाना, उसका नाम ही है गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन। गोंडवाना आंदोलन आपके हक अधिकार, आपकी शिक्षा का अधिकार, आपकी धन धरती के लिए आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक सभी पहलुओं में गोंडवाना आंदोलन लड़ाई लड़ रहा है। आज आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं, ये गोंडवाना आंदोलन की देन है। आप लोग जय सेवा का नारा लगा रहे हैं, ये गोंडवाना आंदोलन है। क्या 1990 के पहले आप लोग जय सेवा जय बड़ादेव कहते थे? नहीं कहते थे। आज ये माइक में मैं अगर बोल रहा हूं, इतना बड़ा मंच लगाए थे, गोंडवाना आंदोलन की देन है। इस
बात को भी हमको समझना पड़ेगा। इसलिए कहते आदिवासी आंदोलन और गौंडवान आंदोलन दोनों में डिफरेंस है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दादाजी को जो सपना था ये आप लोग इसको साकार करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि 1990-92 के पहले इस तरह से हम लोग नहीं बैठा करते थे, हम लोग डरते थे। लेकिन दादाजी ने आपको उनके अपने हक और अधिकार, समग्र विकास क्रांति आंदोलन की जो बात की है ये उसकी ताकत है। आज ये जो पुणेमाचार है हमारे बीच में गोंडवाना आंदोलन के 4-5 चैनल काम करते हैं। गोंडवाना आंदोलन का सबसे बड़ा जो विंग्स है, संगठन है, वो गोंडवाना महासभा है। इसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा है और भूमक संघ है। ये इस तरह से 5 चैनल है। इन 5 चैनलों का काम अलग अलग है। गोंडवाना महासभा सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर बात करती है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव राजनीति की बात करती है और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छात्र जगत की बात करती है, छात्रों में ऊर्जा पैदा करना। और हमारा जो भूमक संघ बैठा हुआ है ये पुनेम की बात करता है, शतमार्ग की बात करता है, रिलीजन की बात करता है। झाड़ू लगाना और बैठाना। साथियों आज लेकिन इस बात को हमको समझना पड़ेगा, इतने सारे तो आंदोलन चले, लेकिन इन आंदोलनों से हमें क्या फायदा हुआ और हम कहां तक पहुंचे, ये बात को यहां से सोचना शुरू कर दो। आप लोग आंदोलन हो रहे हैं, आप लोग जैसे वह भी बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको जाना कहाँ है। दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हो, आपको जाना कहाँ है। आपको हक अधिकार की बात करना पड़ेगा, शिक्षा की बात करने पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। कहते हैं ना, जब तक बीज शहीद नहीं होता तो दूसरा पौधा नहीं आता। जब तक आप कुर्बानी नहीं दोगे तो स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। आज आप लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। ये गुलामी को दूर करने के लिए दादाजी ने जो राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म बनाया है उसको तय करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन आपके ही रंगों में रंगा है, इसको पहचानोगे कैसे, इस समझने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात है, आपके रंग में, आपके बीच में है, दुश्मन को पहचानोगे कैसे, वो आपके ही रंगों में रंगा हुआ है, ये खास बात है। और जैसा कि हमने कहा ये सब कुछ हुआ, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या प्रोग्रेस है। हमको 25-30 साल हो गए इस आंदोलन में काम करते हुए, लेकिन आप लोग पहुंचे क्या, कभी प्रोग्रेस देखा आपने? क्योंकि किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले बैक साइड लौट के देखना चाहिए। उसका मतलब होता है समीक्षा। आप समीक्षा कैसे करोगे, रास्ता कैसे तय करोगे, दुश्मन को पहचानोगे कैसे? जब तक दुश्मन को नहीं पहचानोगे तो रास्ता तय नहीं कर पाओगे, और रास्ता तय नहीं कर पाओगे तो चल नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये कि बैसाखी में चलने वाला आदमी अगर बैसाखी में चल रहा है, किसी ने बैसाखी छोड़ा लिया तो गिर जाएगा। ये अहम बात है। साथियों, अक्सर हमारे वक्ता जो हैं जल जंगल जमीन की बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं हम ये कहना चाहते हैं कि जल जंगल जमीन, आप जल जंगल जमीन की लड़ाई कैसे लड़ोगे, ये खास बात है। जब तक आपको मानव अधिकार और संविधान का ज्ञान नहीं होगा, आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगा, राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, तो जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो काफी लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए 1871 के पास आदिवासियों के पास 70% जमीन थी, और आज के तारीख में कुल 23% जमीन है। 47% जमीन कहाँ गई, इसको समझना है। आपके सामने मिसाइल है, हमारे औढ़ारी बसनिया बांध वाले भाई बताएंगे उनका वो दर्द। ये इस तरह से आपकी जमीनों को छीना जा रहा है, किस तरह से ये आदिवासी के हक और अधिकारों को छीन रहे हैं। आप औढ़ारी बसनिया बांध में दोनों जिले मिला के 31 गांव आ रहे हैं, कैसे लड़ाई लड़ोगे, किस तरह की बात होगी। आप लोगों ने तो इस क्या धरना प्रदर्शन रैलियों से हमको न्याय मिल सकता है, इसको समझना है। बहुत सारे धरना प्रदर्शन रैलियां किए, लेकिन
बांध निरस्त क्यों नहीं हो रहा है? लोग कहते हैं यहाँ गांव में आके कि हम बांध को निरस्त करवा देंगे। अरे भैया, हमको तो तुमको चुन के भोपाल में भेजे हैं, वहां से बांध निरस्त होगा? गांव खेड़े में घूमने से बांध निरस्त नहीं होगा। इस देश में 47 विधायक हैं आपके आदिवासियों के और 15 सांसद हैं। ये जो हो रहे हैं इसका जवाबदार कौन है? इस तरह के अन्याय, अत्याचार, करप्शन, बलात्कार, रेप, मर्डर जैसी घटनाएं मणिपुर में आपने देखा होगा। इस समाज के बहनों के साथ निर्वस्त्र करके घुमाया गया, गैंग रेप करके हत्याएं कर दी गई। इसका जवाबदार कौन है? भोपाल की समस्या को सुलझाने के लिए आप लोगों ने विधायक का चुनाव किया। दिल्ली तक आपकी समस्या को ले जाने के लिए, सुनने के लिए, समझाने के लिए सांसद का चुनाव किया है, नहीं किया है? ये बात पटल में क्यों नहीं रखते? क्या कांगर टोला और दरगढ़ में जाके बांध निरस्त हो जाएगा? आपने 2.5 लाख वोटर्स देकर विधायक का चुनाव किया है। 12 लाख वोटर्स मतलब एक सांसद। ये दिल्ली में ये क्यों बात नहीं? जिस दिन विधायक सत्र लाके, ऑर्डिनेंस लाके, एक कानून लाके ये भोपाल से ठीक होगा। यहाँ आप लोग धरना प्रदर्शन जो करेंगे इससे बांध निरस्त नहीं, ये प्रोटेस्ट है। भीड़ का कोई आकार प्रकार नहीं होता। भीड़ किधर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। जहां मोड़ने वाला आएगा वहां जिनको चुने हैं वो जवाबदार हैं, उनसे पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने वोट दिया है तो बांध निरस्त क्यों नहीं होगा? आप लोगों ने चुना, उनके पास कानूनी पावर है। उस सदन में उस बात को रखेंगे, क्योंकि कानून दुनिया के जो दस्तूर है वो पटल में बनता है, यहाँ नहीं बनता गांव में। उन आदमियों को चुना है। अब समझने की जरूरत है पहरेदार कैसे पैदा करना है। पहरेदार की पहरेदारी अगर ठीक ना हो तो पहरेदार बदल देना चाहिए। यह है कहानी। आप लोग उसी बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। लोग कहते हैं ना, अरे सोए हुए को तो हर कोई जगा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कौन जगाएगा? इसलिए हम कहते हैं इन सोए हुओं को जगाने की जरूरत नहीं है, तो सोए हुए पहचानने की जरूरत है। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं और हमारे बीच में बहुत ज्यादा बातें नहीं रखूंगा। इस देश में 12 करोड़ आदिवासी लोग हैं। बहुत गंभीरता की बात है, जो बांध बन रहा है उसी श्रेणी में आ रहा है। हमारी जनसंख्या 12 करोड़ के आसपास, ये गवर्नमेंट डेटा है, सही नहीं है। इन 12 करोड़ आदिवासियों में 1.5 करोड़ आदिवासियों को नक्सलाइटों के नाम से जेलों में बंद है। कुछ लोगों को पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। समझ रहे हैं आप लोग? आपकी जनसंख्या कैसे कम की जा रही है? बांध बनाकर पुलिस इनकाउंटर में फर्जी नक्सलाइट के नाम से पुलिस इनकाउंटर। शेष जो बचे हुए लोग हैं उनको बांध बनाने के नाम से उजाड़ रहे हैं। ये सच्चाई है, इस बात को समझना है आप लोगों को। ये है कहानी। आप लोगों को जो तकदीर है वहां से लिखा जाता है, इस बात को समझना है। जो चीजें यहाँ बोली जाती है उसको अमल में लाना है बस। क्योंकि देख, मैं बताया ना, अभी का जो तासीर है गाना गाने का है, वो मुझे पता है कि आप लोगों को गाना पसंद है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आप सब लोगों को मेरा सादर सेवामान। अंत में एक शेर कहना चाहूँगा। इस शेर को मैं हर मंच में बोलता हूँ कि बुलबुले के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुले के पंजों में कभी बाज नहीं होते, और बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सिरों में कभी ताज नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद कुलस्ते जी, आपने